आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो चौंकाने वाली बात पर गौर करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के भारत में असमानता यानी अमीर और गरीब के बीच की खाई ब्रिटिश राज के दौर से भी ज्यादा हो? चलिए इस हकीकत के पीछे की कहानी को समझते हैं जो हमें ब्रिटिश राज से लेकर आज के बिलियनियर राज तक ले जाएगी। देखिए, एक तरफ भारत की कहानी है उम्मीद की, जहां कहा जाता है कि 30 से 50 करोड़ लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी हकीकत जो कहती है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है जितनी अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें, ये जो विरोधाभास है, ये हमें ले जाती हैं 90 के दशक की शुरुआत में, जब भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा था। तो 1991 से पहले का भारत कैसा था? सोचिए, एक बंद अर्थव्यवस्था जहां ज्यादातर चीजें सरकार के कंट्रोल में थी और विकास की रफ्तार बहुत धीमी थी। और फिर आया 1991 का वो संकट। हालत इतनी नाजुक थी कि देश के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों के पैसे बचे थे। इसी संकट ने भारत को अपने बाजार खोलने पर मजबूर किया और बस यहीं से शुरू हुई भारत की जबरदस्त ग्रोथ की कहानी। उन सुधारों ने तो जैसे भारत की किस्मत ही पलट दी। देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने के राह पर निकल पड़ा और एक बिल्कुल नया भारत उभरने लगा। इस आर्थिक क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा क्या था? ये नंबर देखिए, 40 करोड़। आज भारत में लगभग 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास का हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की सफलता की कहानी है, उन करोड़ों मौकों की कहानी है जो इस दौरान बने। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस शानदार सफलता की कहानी के पीछे एक ऐसा सच भी छिपा है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। आज भारत में दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग रहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि ये जो नई दौलत बन रही है, ये असल में बढ़ कैसे रही है? क्या इसका फायदा हर किसी तक पहुंच रहा है? और यहीं पर एक नई रिसर्च हमें चौंका देती है। रिसर्च ये बताती है कि आज भारत में अमीर और गरीब के बीच की खाई, मतलब जो असमानता है, वो ब्रिटिश राज के दौर से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। सोचिए जरा, ब्रिटिश शासन से भी ज्यादा। और ये जो असमानता है ना, ये भारत को साफ साफ 2 हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो दौलत के आसमान में हैं, और दूसरी तरफ वो करोड़ों लोग जो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि विकास की ये बूंदें उन तक भी टपकेंगी। अमीरों की इस दुनिया के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। मतलब एक ऐसी ऊंची दुनिया जहां सुपर अमीर रहते हैं। इनकी जिंदगी, इनके मौके आम भारतीयों की हकीकत से कोसों दूर हैं। तो एक तरफ स्ट्रेटोस्फीयर की वो चमक दमक वाली दुनिया है, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग हैं जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये एक उम्मीद है कि जब अमीर और अमीर होंगे तो उनकी दौलत का कुछ हिस्सा छनकर नीचे वालों तक भी पहुंचेगा। पर सवाल ये है कि क्या वो सच में पहुंच रहा है? ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है, भारतीय सपने के भविष्य का सवाल। क्या यह सपना बस कुछ ही लोगों के लिए है? तो आज का भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ कुछ लोगों के लिए बिलियनियर राज है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के लिए रोज का संघर्ष। ये दोनों ही तस्वीरें एक ही देश की, एक ही समय की हकीकत है। और अंत में ये सवाल सबसे बड़ा है। एक देश जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ा, एक औपनिवेशिक राज से बाहर निकला, क्या आज वो एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा गहरे असमानता के युग में फंस गया है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। इतिहास में ना, कुछ साल सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं होते, वो साल होते हैं जो एक पूरे देश की कहानी बदल कर रख देते हैं। भारत के लिए वो साल था 1991। ये कहानी है उस एक साल की जिसने हमारे आज की नींव रखी। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी के दिल में है। आखिर 1991 में ऐसा हुआ क्या कि एक पूरी पीढ़ी के सपनों की परिभाषा ही बदल गई? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस भारत को देखना होगा जो 1991 से पहले था। तो 1991 के उस बिग बैंग को समझने के लिए पहले उस भारत को देखना जरूरी है जो कह सकते हैं सीमाओं में जकड़ा हुआ था। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया थी, आज की दुनिया से तो बहुत ही अलग। जरा इस अंतर को देखिए। 1991 से पहले अगर किसी को कार खरीदनी है तो उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे। हर बिजनेस पर सरकार का कड़ा कंट्रोल था। मतलब आम इंसान के लिए जिंदगी में चॉइस बहुत लिमिटेड थी। और फिर अचानक जैसे सब कुछ बदल गया।
और ये जो दौर था ना, इसे लाइसेंस राज कहते थे। अब ये था क्या? ये एक ऐसा सिस्टम था जहां हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए होता था। सरकारी तय करती थी कि कौन सी कंपनी क्या बनाएगी, कितना बनाएगी और यहां तक कि उसे किस दाम पर बेचेगी। इसका असर ये हुआ कि इनोवेशन और कंपटीशन लगभग खत्म ही हो गया था। और नतीजा? खैर, नतीजा ये हुआ कि देश की इकोनॉमी बिल्कुल ठहर सी गई थी। एक धीमी ग्रोथ का बहुत लंबा दौर था वो। लेकिन कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी भी कब तक ठहरा रहेगा। एक तूफान आने वाला था, एक ऐसा तूफान जो इस पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला था। भारत एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था जहां से पुराने रास्ते पर चलना नामुमकिन हो गया था। और फिर वो संकट आ ही गया। एक ऐसा आर्थिक संकट जैसा देश ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कोई छोटा मोटा संकट नहीं था, ये देश के अस्तित्व पर सवाल था। तो देखिए हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 1991 की शुरुआत में देश का फॉरेन रिजर्व लगभग खत्म हो चुका था। हमारे पास बस कुछ ही हफ्तों का इंपोर्ट बिल चुकाने का पैसा बचा था। साल के बीच तक हालत ये हो गई कि भारत अपने इंटरनेशनल लोन पर डिफॉल्ट करने वाला था। और फिर जुलाई में वो दिन आया जिसे शायद ही कोई भूल पाए। देश को अपना सोना गिरवी रखने के लिए लंदन भेजना पड़ा। सोचिए ये राष्ट्रीय सम्मान के लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा। पर जैसा कि होता है, हर अंधेरी याद के बाद सुबह जरूर होती है। इसी संकट की आग से एक क्रांतिकारी बदलाव ने जन्म लिया। इसी को कहा जाता है 1991 का बिग बैंग, जब भारत ने हिम्मत दिखाई और अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। ये सिर्फ कोई कागजी बदलाव नहीं था, ये सोच का बदलाव था। जैसा कि कहा जाता है, जुलाई 1991 में भारत मानो एक लंबी नींद से जाग उठा था। और इस नई सुबह की जो नींव रखी गई वो थे LPG रिफॉर्म्स। L यानी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण, P मतलब प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, और G यानी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण। इन्हीं 3 शब्दों ने भारत की नई कहानी की शुरुआत की। तो ये काम कैसे करते थे? देखिए, पहला था उदारीकरण, जिसका मतलब था कंपनियों को लाइसेंस राज की जंजीरों से आजाद करना। दूसरा निजीकरण, जिससे सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ी ताकि कंपटीशन और एफिशिएंसी आए। और तीसरा वैश्वीकरण, जिसने इंडियन मार्केट को दुनिया के लिए और दुनिया के मार्केट को भारत के लिए खोल दिया। उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने अपने उस ऐतिहासिक बजट भाषण में एक बात कही थी, धरती की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। और 1991 में भारत के बदलने का समय आ चुका था। अच्छा, तो सवाल यह है कि इन सब सुधारों का हुआ क्या? इसका असर सिर्फ इकॉनमी के नंबरों पर नहीं पड़ा, बल्कि देश के हर आम इंसान की जिंदगी और उसके सपनों पर पड़ा। एक नए भारतीय सपने ने जन्म लिया। सोचिए, एक आम परिवार के लिए जिंदगी कैसे बदल गई। अचानक से बाजार में चीजों की बाढ़ आ गई। बेहतर प्राइवेट स्कूल खुलने लगे। देखते ही देखते मोबाइल फोन घर घर पहुंच गया। और भारत का IT सेक्टर दुनिया पर छाने लगा, जिससे लाखों लोगों को नौकरियां मिली। चलिए अपनी कार वाली बात पर वापस आते हैं। ये चार्ट उस बदलाव की पूरी कहानी कह देता है। जहां पहले सिर्फ 3 मॉडल थे, अब 30 से भी ज्यादा ऑप्शन थे। और ये सिर्फ कारों की कहानी नहीं थी, ये हर चीज की कहानी थी, साबुन से लेकर सॉफ्टवेयर तक। तो असल में सबसे बड़ी बात क्या थी? 1991 ने सिर्फ बाजार नहीं खोले, उसने लोगों की उम्मीदों के दरवाजे भी खोल दिए। यहीं से उस आधुनिक भारतीय सपने की शुरुआत हुई कि अगर किसी में मेहनत और काबिलियत है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अब देखिए 1991 को 30 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। उस पीढ़ी का सपना आज की हकीकत है। पर सवाल ये उठता है कि आज की पीढ़ी के लिए इस भारतीय सपने का मतलब क्या है? पिछले कुछ दशकों में भारत में एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक बदलाव आया है जिसने एक बिल्कुल ही नए सामाजिक वर्ग को जन्म दिया। एक ऐसा वर्ग जिसे एस्पायरर कहा जाता है। तो आज हम इसी वर्ग के उदय की कहानी को समझेंगे, उसके हर एक पहलू को। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब कोई मिडिल क्लास, कोई मध्यम वर्ग आखिर बनता कैसे है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस बड़ी कहानी को समझने के लिए शुरुआत कुछ आंकड़ों से करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की दास्तां है। जरा सोचिए कि किसी की सारी जरूरतें पूरी होने के बाद भी उसके पास पैसे बचने लगे। साल 1993 और 2011 के बीच लाखों भारतीयों के साथ बिल्कुल यही हुआ। लोगों की घरेलू बचत में एक जबरदस्त उछाल आया और ये पहला बड़ा संकेत था कि भाई अब हालात बदल रहे हैं।
और ये आंकड़ा, ये तो वाकई में हैरान कर देने वाला है। उसी दौरान महिलाओं की साक्षरता दर लगभग दोगुनी हो गई। ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं थी, नहीं, ये एक तरह की सामाजिक क्रांति थी जिसने महिलाओं को ताकत दी और आने वाली पीढ़ियों के लिए मौकों के नए दरवाजे खोल दिए। ये जो चार्ट है ना, ये हमें दिखाता है कि विकास की रफ्तार असल में कितनी तेज थी। देखिए, साफ दिख रहा है कि 1993 से 2011 के बीच प्रति व्यक्ति आय जिस स्पीड से बढ़ी, वो आज़ादी के बाद के किसी भी दशक से कहीं कहीं ज्यादा थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक असाधारण आर्थिक छलांग थी। तो सवाल ये है कि इन आंकड़ों के पीछे चेहरे किनके थे, कौन थे वो लोग? चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं और उन लोगों की कहानी को समझते हैं जिनकी जिंदगी इस बदलाव से सीधे सीधे जुड़ी हुई थी। और यहीं पर यह शब्द सामने आता है, एस्पायरर। ये वो लोग थे जो गरीबी के दायरे से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी बना रहे थे। वो अब सिर्फ गुजारा नहीं कर रहे थे, नहीं, अब वो सपने देख रहे थे और उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी जुटा रहे थे। ये एक नई पहचान थी, एक नया दौर था। देखिए, जब पैसा आता है तो सोच भी बदलती हैं और इसका असर लोगों के खर्च करने के तरीकों में साफ साफ दिखा। पैसा अब सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी जरूरतों पर खर्च नहीं हो रहा था, बल्कि एक बेहतर भविष्य बनाने पर हो रहा था। जैसे कि बच्चों की पढ़ाई में निवेश करना, बेहतर खाने पीने पर खर्च करना, ये सब इसकी सबसे बड़ी मिसालें थीं। तो ये जो बदलाव था, इसके पीछे कौन था? दरअसल ये थे आईटी प्रोफेशनल्स, कॉल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी और सर्विस सेक्टर के बाकी सारे लोग। कह सकते हैं कि ये इस नई अर्थव्यवस्था के हीरो थे जो भारत को आगे ले जा रहे थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये उम्मीद और पॉजिटिव बदलाव का एक ऐसा दौर था जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक पूरी की पूरी पीढ़ी अपने और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतनी आशावादी शायद पहले कभी नहीं रही होगी। लेकिन क्या इस चमकती हुई तस्वीर का कोई दूसरा स्याह पहलू भी था? हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक मोड़ आता है। सवाल ये है कि इस जबरदस्त समृद्धि की कीमत क्या चुकानी पड़ी? तो चलिए अब इस कहानी के दूसरे पहलू को भी देखते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तेज रफ्तार बदलाव के कुछ ऐसे नतीजे भी हुए जो शायद किसी ने सोचे नहीं थे। पूरी अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदल रहा था। सोचिए, एक तरफ खेत खाली हो रहे थे और दूसरी तरफ ऑफिस भर रहे थे। देश की आर्थिक ताकत खेतीबाड़ी से निकलकर सर्विसेज की तरफ जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या हर कोई ये छलांग लगा पाया? और यहीं पर इस दौर की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। वो लोग जो इस नई अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए और वो जो पीछे छूट गए, उनके बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती चली गई। विकास की जो रोशनी थी वो हर किसी तक बराबर नहीं पहुंच रही थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे दौड़ती है तो आखिर वो कौन लोग हैं जो पीछे छूट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भारत की कहानी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया में कहीं भी हो रहे विकास के लिए आज भी उतना ही मायने रखता है। कभी सोचा है कि भारत में कुछ लोग इतने ज्यादा अमीर कैसे हो गए, जबकि बाकी कई लोग आज भी जूझ रहे हैं? आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं, जिसे कुछ रिसर्चर्स एक नया नाम दे रहे हैं, बिलियनेयर राज। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या चीज। देखिए, ये तस्वीर ना इंडिया की इकोनॉमी की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां दिखाती है। एक तरफ अमीरों की दौलत तो बस रॉकेट की तरह आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस दौलत को बनाने में मदद करते हैं, लेकिन वो खुद पीछे छूटते जा रहे हैं। मतलब एक ही देश में दो अलग-अलग दुनिया बस रही हैं। तो ये बिलियनेयर राज है क्या आखिर? देखिए, ये सिर्फ अमीर होने की बात नहीं है। हाँ, ये सच है कि देश में मिडिल क्लास बढ़ा है, लोगों की हालत सुधरी है, लेकिन जो टॉप 1% लोग हैं ना, उनकी दौलत वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लगता है वो किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं। ये नॉर्मल अमीरी नहीं है, ये एक अलग ही लेवल है। लेकिन ये बदलाव कितना बड़ा है, मतलब हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? चलिए अब कुछ नंबर्स देखते हैं, और ये आंकड़े सही में चौंकाने वाले हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1991। अंदाजा लगाइए उस वक्त पूरे भारत में कितने अरबपति थे? सोचिए, सिर्फ एक।
जी हाँ, आपने सही सुना, जस्ट 1। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और आज ये नंबर 160 के भी पार है। 1 से सीधा 160 से ज्यादा। ये सिर्फ एक ग्रोथ नहीं है, ये तो एक इकोनॉमिक भूकंप जैसा है जिसने देश में अमीरी का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये ग्रोथ हुई कितनी तेजी से है, जरा इस नंबर को देखिए, 227%। ये इन अरबपतियों की दौलत में इजाफा है। पता है कब से? सिर्फ 2019 से लेकर अब तक। ये तो मतलब बिल्कुल रॉकेट स्पीड से पैसा इकट्ठा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ये सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो ये कमाल की दौलत बना रही हैं? चलिए इस पैसे बनाने वाली मशीन के इंजन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। अच्छा, पहली नजर में क्या लगता है कि ये सारा पैसा आईटी और टेक्नोलॉजी से आ रहा होगा, है ना? भाई, इंडिया तो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जाना जाता है। पर क्या कहानी सच में इतनी सिंपल है? चलिए पता लगाते हैं। जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। एक्सपर्ट्स इन इंडस्ट्रीज को एक खास नाम देते हैं, रेंट थिक सेक्टर्स। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो बिजनेस हैं जो कोई नई चीज बनाने से ज्यादा अपनी खास पहुंच से पैसा कमाते हैं। जैसे कि सरकारी लाइसेंस मिल जाना, जो उन्हें दूसरों के मुकाबले एक बहुत बड़ा एडवांटेज दे देता है। और असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है, तो जरा इन सेक्टर्स के बारे में सोचिए। रियल एस्टेट मतलब जमीन और प्रॉपर्टी का काम, माइनिंग यानी खदानों से खनिज निकालना, और टेलीकॉम जिससे हमारे फोन चलते हैं। असल में सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं जगहों पर बन रहा है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जब मालिक इतने अमीर हो रहे थे तो उन लोगों का क्या हुआ जो उनके लिए काम करते हैं? आइए अब कहानी को फैक्ट्री के फ्लोर से समझते हैं। ये जो ग्राफ है ना, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। 1980s में सोचिए, अगर फैक्ट्री में 100 रुपए का कोई सामान बनता था तो उसमें से करीब 30 रुपए मजदूरों की पगार में जाते थे। और आज वो हिस्सा घटकर 19 रुपए से भी कम हो गया है। मतलब पूरी इकोनॉमिक पाए में से उनका टुकड़ा और छोटा हो गया है। तो सवाल ये है कि वो पैसा गया कहाँ जो पहले मजदूरों को मिल रहा था? वो कहीं गायब नहीं हुआ, वो बस ऊपर चला गया। इसी दौरान जो मालिक थे उनका प्रॉफिट 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। ये दौलत का सीधा सीधा ट्रांसफर है, काम करने वालों की जेब से निकलकर मालिकों की जेब में। तो हमारे सामने अब 2 कहानियां बिल्कुल साफ हैं जो एक साथ चल रही हैं। एक तरफ अरबपतियों का सुनहरा दौर और दूसरी तरफ कामगारों का घटता हुआ हिस्सा। और जब आप इन दोनों कहानियों को साथ में रखते हैं तो एक गहरी और लगातार चौड़ी होती खाई नजर आती है जो भारत को जैसे 2 हिस्सों में बांट रही हो। शायद ये एक लाइन इस पूरी सिचुएशन को सबसे अच्छे से समझाती है। मिडिल क्लास तो बढ़ा, लेकिन जो टॉप 1% था वो आसमान में उड़ गया। बात ये नहीं है कि देश ने तरक्की नहीं की, बिल्कुल की है। मुद्दा ये है कि उस तरक्की का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गया है। तो हम आज की ये बातचीत एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जब दौलत इतनी तेजी से और इतने कम हाथों में आकर जमा हो जाती है तो आखिर वो आती कहाँ से है? और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक सवाल नहीं है, ये सवाल हमारे समाज के बारे में है, हमारी वैल्यूज के बारे में है, और इस बारे में है कि हम आने वाले कल में कैसा देश बनाना चाहते हैं। सोचने वाली बात है ना? जब भारत की बात होती है तो अक्सर हमारे दिमाग में एक तेजी से दौड़ती चमकती हुई अर्थव्यवस्था की तस्वीर आती है ना? हर तरफ बड़ी बड़ी विकास दर की बातें होती हैं। लेकिन आज हम इन हेडलाइंस के जरा पीछे झांकने वाले हैं। हम उन दरारों को देखेंगे जो अक्सर सतह के नीचे छिपी रह जाती हैं। ये देखिए, ये वो नंबर है जो हम सब अक्सर देखते हैं, 7.5% की जीडीपी ग्रोथ। सुनने में कितना शानदार लगता है, और ये दिखाता भी है कि बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था वाकई अच्छा कर रही है। ये सफलता की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। पर कहानी यहीं थोड़ी पेचीदा हो जाती है। असल सवाल तो ये है, क्या इस तेज ग्रोथ का फायदा सब तक बराबर पहुंच रहा है, या फिर कुछ लोग इस दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं? बस इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी पड़ताल घूमेगी। ठीक है, तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को समझते हैं। जो पहली और सबसे बड़ी दरार हमें समझनी है वो लोगों के बीच से ज्यादा जगहों के बीच की है। मतलब एक ज्योग्राफिकल डिवाइड। मतलब ये कि भारत की तरक्की की कहानी हर जगह एक जैसी नहीं है। कोई देश के किस हिस्से में रहता है, ये बात उसकी आर्थिक किस्मत,
तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अमीर या गरीब होने की बात नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे इलाकों के आगे बढ़ने या पिछड़ने की बात है। यहाँ पे ना दो भारत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखती है। एक तरफ है गुजरात और महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक राज्य जो आर्थिक रॉकेट पर सवार हैं, जहां खूब निवेश आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य हैं जो इस विकास की दौड़ में लगातार पीछे छूटते जा रहे हैं। अब जरा एक और गहरी और शायद थोड़ी ज्यादा संवेदनशील दरार की तरफ बढ़ते हैं, और ये बंटवारा पहचान से जुड़ा हुआ है। मामला सिर्फ इस बात का नहीं है कि कोई कहाँ रहता है, बल्कि इस बात का भी है कि वो कौन है। ये एक कड़वी सच्चाई है। जैसा कि ये लाइन कहती है, दुख की बात है पहचान अभी भी मायने रखती है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी का जन्म किस जाति या धर्म में हुआ है, ये बात आज भी उसकी आर्थिक संभावनाओं पर बहुत गहरा असर डालती है। आंकड़े बताते हैं कि 3 समुदाय ऐसे हैं जिन पर इस आर्थिक असमानता का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। दलित यानी कि अनुसूचित जाति के परिवार, आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति के परिवार और मुस्लिम परिवार। और समस्या की जड़ यहीं पर है। देखिए, देश की आबादी में इन समुदायों का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन जब बात देश की कुल कमाई या कुल संपत्ति में हिस्सेदारी की आती है, तो इनका हिस्सा इनकी आबादी के मुकाबले कहीं ज्यादा कम है। ये जो डोनट चार्ट है ना, ये एक पूरी कहानी कहता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि देश की दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सवर्ण जातियों के पास है, जबकि बाकी समूहों के हिस्से में बहुत छोटा टुकड़ा आता है। पर सवाल ये है कि ये फर्क असल में कितना बड़ा है। इस नंबर पर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। लगभग 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पर ये 90% आखिर है क्या? और ये है उस नंबर का पूरा सच। देश की जो टॉप 1% दौलत है, उसका लगभग 90% हिस्सा सवर्ण जातियों के पास है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो दिखाता है कि संपत्ति का बंटवारा कितना ज्यादा असमान है और इसमें पहचान कितनी बड़ी भूमिका निभा रही है। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले पहलू पर चलते हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे अक्सर जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है, यानी बिना नौकरियों वाला विकास। तो इसका मतलब क्या है? बहुत आसान भाषा में कहें तो देश का जीडीपी तो ऊपर जा रहा है, अर्थव्यवस्था कागज पर तो बड़ी हो रही है, लेकिन उस रफ्तार से अच्छी, पक्की और बेहतर तनख्वाह वाली नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं। ये ग्राफ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ जीडीपी ग्रोथ का ऊंचा सा बार है जो लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ अच्छी नौकरियां बनने का एक बहुत ही छोटा, लगभग सपाट सा बार है। अर्थव्यवस्था और रोजगार के बाजार के बीच की ये खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। और ये सिर्फ कोई आर्थिक थ्योरी नहीं है, इसका सीधा और बहुत गहरा असर उन लाखों नौजवानों पर पड़ता है जो हर साल पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में निकलते हैं। उनकी आंखों में उम्मीदें होती हैं, लेकिन बाजार में मौके सीमित होते हैं और इससे निराशा बढ़ती है। तो आज हमने भारत की विकास कहानी में 3 अलग अलग लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई दरारों को देखा, जो सब मिलकर एक बहुत ही जटिल तस्वीर बनाती हैं। आइए इन्हें फटाफट दोहराते हैं। पहला है जगह का बंटवारा, कुछ राज्यों का बहुत आगे निकल जाना और बाकियों का पीछे रह जाना। दूसरा है पहचान का बंटवारा, जहां आज भी जाति और धर्म आर्थिक हकीकत तय कर रहे हैं। और तीसरा है मौकों का बंटवारा, एक ऐसा विकास जो अपने नौजवानों को भरपूर नौकरियां नहीं दे पा रहा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या कोई भी देश सही मायने में तब तक तरक्की कर सकता है या खुशहाल कहला सकता है जब तक उसका विकास इतने सारे लोगों को, इतने सारे इलाकों को और आने वाली पीढ़ी को पीछे छोड़ता चला जाए? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है। भारत का मिडिल क्लास, इसे देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है ना? लेकिन क्या हो अगर यही रीढ़ की हड्डी दबाव में आ रही हो, मतलब दब रही हो? आज की हमारी पड़ताल इसी के बारे में है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या इंडियन मिडिल क्लास सच में अभी भी ऊपर उठ रहा है? मतलब दशकों से तो हम यही कहानी सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आज भी ये हकीकत है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। मतलब तरक्की तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उन पर एक जबरदस्त दबाव भी है।
और यही वो पहेली है जो भारत के आर्थिक भविष्य की कहानी लिख रही है। एक तरफ ग्रोथ है तो दूसरी तरफ एक ऐसा बोझ जो बढ़ता ही जा रहा है। तो चलिए इस दबाव को जरा और समझते हैं। इसके लिए हमें उस बढ़ती हुई आर्थिक खाई को देखना होगा। ये एक तरह से दो अलग अलग भारत की कहानी है जो एक ही देश में एक साथ चल रही हैं। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, देश की आधी आबादी मतलब बॉटम 50% लोग पूरी नेशनल इनकम के सिर्फ 15% हिस्से पर जी रहे हैं। आधी जनसंख्या और हिस्सा सिर्फ 15%। ये गैप कितना बड़ा है। तो कहानी ये है कि एक तरफ हैं सुपर रिच जो समझ लीजिए कि आर्थिक तौर पर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गए हैं, मतलब एक ऐसी ऊंचाई पर जहां आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और दूसरी तरफ देश की आधी आबादी जो बहुत ही कम में गुजारा कर रही है, और इन दोनों के बीच में हमारा मिडिल क्लास है जो पिस रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई हल है? अच्छी बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने इस गैप को कम करने और मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देने के लिए कुछ रास्ते सुझाए हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 मेन सॉल्यूशंस हैं। पहला, जो सुपर रिच हैं उन पर एक सुपर टैक्स लगाया जाए। दूसरा, लोगों में इन्वेस्ट किया जाए, मतलब अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य में। और तीसरा, बेहतर डेटा, ताकि ये पता तो चले कि पैसा जा कहाँ रहा है। चलिए सबसे पहले इस सुपर टैक्स वाले आइडिया को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। इस पर आजकल काफी बात हो रही है। प्रपोजल बहुत ही सिंपल है। कितना? सिर्फ 2%। अब ये सुनने में तो बहुत छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर देश के सबसे अमीर परिवारों पर सिर्फ ये 2% टैक्स लगा दिया जाए तो उससे जो पैसा आएगा उससे पूरे देश की प्राइमरी हेल्थ केयर को फंड किया जा सकता है, मतलब पूरा का पूरा देश। ये आइडिया दिखाता है कि एक छोटा सा कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अच्छा, इस टैक्स के अलावा 2 और बहुत ज़रूरी बातें हैं। पहली, लोगों में निवेश, मतलब ऐसे स्कूल और हॉस्पिटल बनाना जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करें। और दूसरी चीज़, बेहतर डेटा की मांग करना, ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे, पता तो चले कि पैसा सही जगह पे लग भी रहा है या नहीं। असल में यही दोनों चीज़ें मिलकर एक मजबूत और बराबरी वाले समाज की नींव डालती हैं। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि अब इंडियन ड्रीम का मतलब क्या होना चाहिए। हमें इसे फिर से सोचने की ज़रूरत है। हमारा भविष्य आखिर कैसा दिखना चाहिए? आपको याद होगा 1991 में मनमोहन सिंह ने कहा था, इंडिया इज़ वाइड अवेक, मतलब भारत जाग चुका है। वो आर्थिक सुधारों की एक नई शुरुआत थी। और आज हम फिर से एक वैसे ही बहुत ज़रूरी मोड़ पर खड़े हैं। और इस बार हमारी ग्रोथ का अगला फेज ऐसा होना चाहिए जिसका मकसद ये हो कि इंडियन ड्रीम सिर्फ टॉप 1% के लिए ना हो। ये सपना हर भारतीय के लिए होना चाहिए, हर किसी की पहुंच में होना चाहिए, क्योंकि असली तरक्की तो वही है ना जिसमें सब साथ हों। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अपने आसपास देखिए, क्या हमारे अपने शहरों में अमीर और गरीब के बीच की ये खाई और चौड़ी नहीं होती जा रही? इस पर सोचने की ज़रूरत है।